ब्रिटेन के करंट प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक का इंडिया विजिट एक कंप्लीट फेलियर था और ये मेरा नहीं, ब्रिटेन के ही हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा का कहना है। इनफैक्ट कहना क्या, अगर मीडिया की माने तो आई कोट, ऋषि सुनाक को एमपीज ने रोस्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने G20 में काफी वीक लैंग्वेज में भारत से बात किया। लेकिन फ्रेंड्स, ऑन दी अदर हैंड इंडिया के तरफ से ऋषि के प्रति एग्रेशन कम बिल्कुल नहीं था। इंडिया के छोटे छोटे डिसीजंस यूके के प्रति इंडिया की हॉस्टिलिटी को दर्शाते हैं और मैं आपको बताता हूं मैं किन की बात कर रहा हूं। सो 8 सितंबर को पीएम सुनाक और पीएम मोदी की मीटिंग फिक्स थी, बट इंडियन साइड ने उस ऑलरेडी फिक्स्ड मीटिंग को लास्ट मोमेंट पे यानी कि एक दिन पहले कैंसिल करके ऋषि सुनाक के जगह पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ पीएम रेसिडेंस में इनफॉर्मल डिनर शेड्यूल कर दिया। अब इससे भी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग बात यूके के लिए ये थी कि इंडिया ने बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे छोटे छोटे देशों के पीएम्स को भी इनफॉर्मल डिनर के लिए बुलाया था, बट यूके को ऐसी कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली। सो मानो या ना मानो, वो यूके जो एक टाइम पे हमारा कॉलोनियल मास्टर हुआ करता था, आज उसी देश और भारत के बीच के जो नए रिलेशंस है उसमें क्लियर डायनामिक शिफ्ट दिख रहा है, किसको किसकी जरूरत है और किसको नहीं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, रुको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। देखो, असल में ना पीएम सुनाक के इंडिया विजिट को इसीलिए फेलियर बोला जा रहा है क्योंकि उन्होंने 8 सितंबर 2023 को इंडिया आने से पहले मीडिया में कुछ की एजेंडाज रखे थे जिन्हें वो इंडिया के थ्रू पूरा करने वाले थे। उनमें से 3 मेजर एजेंडाज थे। नंबर 1, इंडिया को रशिया के खिलाफ एक टफ स्टैंड लेने के लिए बोलना। नंबर 2, इंडिया के साथ टाइज को और स्ट्रॉन्ग करना, और बेसिकली यहां पर वो FTA के बारे में कह रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे आपको पता होगा। नंबर 3, ब्रिटिश सिख सिटीजन जगतार सिंह जोहल को जल्दी से रिलीज करने के लिए इंडिया को मनाना, कोक्स करना। लेकिन What's embarrassing is कि इन तीनों एजेंडा का एग्जैक्टली उल्टा ही आउटकम निकला। जैसे फॉर एग्जांपल, रशिया के खिलाफ इंडिया को एक टफ स्टैंड लेने बोलना तो दूर की बात, पीएम सुनाक ने इंडिया आके मीडिया में ये कहा कि इंडिया को यूक्रेन वॉर पर क्या स्टैंड लेना चाहिए ये बताना मेरा काम नहीं है। दूसरा एजेंडा था जगतार सिंह जोहल को इंडिया से रिलीज करवाना। एक्चुअली में जगतार को इंडिया में खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के लिए 2017 में अरेस्ट किया गया और अभी तक उसमें इंडियन कोर्ट ट्रायल्स शुरू है। लेकिन 2017 से यूके गवर्नमेंट इंडिया को उनके सिटीजन को छोड़ने के लिए प्रेशराइज कर रही है। उनका यह मानना है कि इंडिया ने जगतार को इलीगली पकड़ के रखा हुआ है। इवन बोरिस जॉनसन ने भी इंडिया पर सेम एलिगेशंस लगाते हुए जगतार को छोड़ने की मांग रखी थी। लेकिन फिर सुनक गवर्नमेंट ने तो पूरा स्टैंड ही चेंज कर दिया। यूके के फॉरेन ऑफिस यानी कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया कि यूके अब इंडिया से जगतार सिंह को रिलीज करने के लिए नहीं कहेगा, और इस नए स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये कहा कि उनका मानना है कि अगर यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अंडर ट्रायल चल रहे केस में इंटरफियर करने की कोशिश की तो हो सकता है कि उनका काउंसिलर एक्सेस भी खो जाए। और अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा, इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाना थ्रू FTA। सो यूके पार्लियामेंट के हिसाब से यहां भी ऋषि सुनाक खाली हाथ ही घर लौटे क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील यूके और इंडिया के बीच पिछले 2 साल यानी कि 2021 से ही डिस्कस हो रही है, बट आज तक दोनों कंट्रीज इसे कंक्लूड नहीं कर पाए। और फिलहाल तो जैसे आपको पता होगा यूके में सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया के साथ FTA करना यूके के लिए मानो वेंटिलेटर बन चुका है। And no, I'm not even exaggerating. In fact, जरा आप सोचो, क्या यूके ने आज तक इंडिया को नीचा दिखाने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी तक छोड़ा है? लेकिन हाल ही में पीएम मोदी ने यूके की इकोनॉमी का मजाक बनाते हुए पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया ने आज उन्हें पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने हम पर 250 सालों तक राज किया। 250 साल तक जो हम पर राज करके गए, 250 साल तक उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। एंड इस स्टेटमेंट के बावजूद भी ऋषि सुनाक की तरफ से कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं आया। उल्टा कोई नाराजगी ना रखते हुए वो दोबारा से नेक्स्ट मंथ इंडिया वापस आने वाले हैं। नाउ फ्रेंड्स, आई नो अब तक तो आपको यूके और इंडिया के बीच में शिफ्टिंग डायनामिक्स का एक अच्छा खासा अंदाजा हो गया होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ऋषि सुनाक यूके के प्रधानमंत्री होते हुए इंडिया के प्रति इतने सॉफ्ट आखिर कैसे हो गए? यूके इंडिया को इतना अपीस करने की कोशिश क्यों कर रहा है? एंड दैट इज बिकॉज़ फ्रेंड्स, आज के तारीख में यूके को इंडिया से क्लियर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा 2023 में ग्लोबल रिसेशन चालू है जिसमें यूके का स्पेशली बहुत ही बुरा हाल है। अब इंडिया का जीडीपी ऑन दी अदर हैंड काफी ग्रो कर रहा है और इसीलिए यूके को इकोनॉमिकली हमसे काफी ज्यादा एडवांटेजेस मिल सकते हैं। लेकिन स्टिल फ्रेंड्स, एज वी ऑल इंडियंस नो, इंडिया स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन इट्स जीडीपी पर कैपिटा, जो है इंडिया के केस में जस्ट अराउंड 15,000 रुपीज पर मंथ। और इसीलिए फ्रेंड्स, इंडियंस के लिए ये एक्सट्रीमली क्रूशियल है सेविंग
सेविंग्स करना, जिसकी आदत जितने यंग एज से लगे उतना बेहतर है। सेविंग्स के लिए ऑनलाइन काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, जिसमें से एक यूनिक ऐप के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो सेविंग को आपके लिए गेम जैसा बना देता है और आपको रिवॉर्ड्स भी देता है। मैं बात कर रहा हूं फेलो ऐप की, जिसने सेविंग्स को यंग जनरेशन के लिए एकदम फन बना दिया है विद गेम्स एंड रिवॉर्ड्स, जो कि एक्चुअली में यूएसए में काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में इसे पहली बार फेलो ने लाया है। देखो, फेलो आपको सेविंग्स और इन्वेस्ट करने के लिए दो ऑप्शंस देता है। पहला है डिजिटल गोल्ड, जिसमें आप बस सिर्फ 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, और दूसरा है फेलो, जहां अपने एसेट पार्टनर लैंडबॉक्स के थ्रू P2P फंड ऑफर करते हैं। लैंडबॉक्स एक RBI रजिस्टर्ड NBFC एंटिटी है, एंड विद फेलो फ्लो यू कैन अर्न अप टू 12% रिटर्न्स पर एनम। जैसे आप अपने पैसे सेव करते हो, वैसे आप अर्न कर सकते हो 1 टिकट फॉर एवरी 500 रुपीज सेव्ड। ये टिकट आपका की है टू वीकली रिवॉर्ड्स ऑन फेलो। आपको बस रोज 6 बजे ऐप पर लॉग इन करके स्पिन करना है, 3 नंबर्स रिवील करने हैं। जो नंबर्स आपके टिकट के साथ मैच करेंगे वो क्रॉस हो जाएंगे, और 7th डे पर बेस्ड ऑन द नंबर्स मैच इन योर टिकट आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे आईफोन, थार या फिर 1 crore रुपीज, कंप्लीटली बेस्ड ऑन हाउ मेनी नंबर्स गेट मैच्ड इन योर टिकट्स। सो गो एंड स्टार्ट योर सेविंग्स जर्नी ऑन फेलो एंड अर्न बिग रिटर्न्स along with rewards up to 1 crore rupees। चलो अब जानते हैं कैसे यूके के हेल्थ सेक्टर को इंडिया से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। So, did you know, apart from UK's economic crisis, जो कि पूरी दुनिया जानती है, यूके में 2 और मेजर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पहला है NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस क्राइसिस। दरअसल यूके के सिटीजन्स को हर टाइप की हेल्थ सर्विसेज फ्री में मिलती है, और उनके करीब 1200 NHS हॉस्पिटल्स में सिटीजन्स उसे अवेल कर सकते हैं। बट आज यूके की ही NHS वेबसाइट बताती है कि वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि ट्रीटमेंट मिलना तो दूर की बात, पेशेंट्स को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने के लिए भी 4 से 4.5 महीने तक का वक्त लग रहा है, और रिजल्टेंटली पेशेंट्स को एम्बुलेंस और वेटिंग एरियाज में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब एक्चुअली में वहां पर ऐसी सिचुएशन आने की मेन वजह है कोविड-19 का पैंडेमिक में यूके गवर्नमेंट ने अपने सारे हेल्थ सर्विसेज को कोविड ट्रीटमेंट की तरफ डाइवर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ सर्जरीज और कंसल्टेशन को अगले 2 सालों के लिए NHS सर्विसेज ने हॉल्ट पर डाल दिया। पर जैसे ही 2022 में देश कोविड-19 से रिकवर हुआ और NHS वापस से शुरू हुआ, तो एकदम से एक बहुत ही बड़ा बैकलॉग एक साथ ट्रीटमेंट के लिए आ गया। अब इस ढेर सारे बैकलॉग को प्रायोरिटी में ट्रीट करने के लिए, नए फैसिलिटीज बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। उल्टा, और शायद आपको ये याद भी होगा, जुलाई 2023 के आसपास वहां के डॉक्टर्स तो लेस पेमेंट की वजह से स्ट्राइक कर रहे थे, जबकि उस वक्त वहां पर मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। सो ऑल इन ऑल यूके डेस्परेटली नीड्स मेडिकल असिस्टेंस, और यहां भी इंडिया अपने हेल्थ प्रोफेशनल सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके यूके की हेल्प कर सकता है, क्योंकि एज यू माइट नो, इंडिया के पास दुनिया भर में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है, और इन कॉलेजेस में करंटली करीब 90,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये नंबर कंटिन्यू रहा तो इंडिया हर साल 53,000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेगा। सो बेसिकली यूके में जो 133,000 डॉक्टर्स की कमी है, उसे इंडिया बस 2 से 3 सालों में अपने कुछ डॉक्टर्स को वहां पर एक्सपोर्ट करके आराम से वो कमी पूरी कर सकता है। एंड इन फैक्ट इंडिया ने ऑलरेडी इंडियंस के लिए नंबर ऑफ वीजास बढ़ाने की बात यूके से कर रखी है। अब दूसरा इशू यह है कि अपनी गिरती इकोनॉमी को बचाने के लिए यूके ने चाइना की हेल्प ली थी, लेकिन आज के तारीख में स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि यूके चाइना पर ओवर डिपेंडेंट हो चुका है। आज चाइना यूके का लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर बन चुका है, और अकेले 2021 के साल में ही यूके ने चाइना से 63.6 बिलियन पाउंड्स के गुड्स इंपोर्ट किए थे। बट चाइना ने इस डील का काफी गलत फायदा उठाया, और इस बात को खुद पार्लियामेंट ने भी हाईलाइट किया। दरअसल पिछले ही महीने यूके पार्लियामेंट की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें क्लियरली यह लिखा हुआ था कि चाइना यूके के हर सेक्टर में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, राइट अवे फ्रॉम न्यूक्लियर सेक्टर टू स्कूल्स एंड इवन ब्रूवरीज, और तो और उनके पार्लियामेंट में तक चाइना घुस चुका है। यस, यू हर्ड दैट राइट। उनके सीक्रेट सर्विसेज MI5 ने रूलिंग पार्टी को क्लियरली ये कहा कि उनके पार्टी के 2 MP कैंडिडेट्स चाइनीज स्पाई है। कैन यू बिलीव दैट? आज ओवरऑल चाइना यूके के कई सारे की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में 134 बिलियन पाउंड्स तक इन्वेस्ट कर चुका है, और इसीलिए आज यूके की 200 मेजर कंपनियां चाइनीज कंट्रोल में है। यानी कि चाइना यूके के ना सिर्फ प्रॉफिट्स को अपने कंट्री में डाइवर्ट कर रहा है, बल्कि वो ट्रेड के बहाने यूके की नेशनल सिक्योरिटी को भी हार्म कर रहा है। बेसिकली यहां पर चाइना सबसे वाहियात स्ट्रैटेजी खेल रहा है, जो यूके को आगे जाके बहुत
परेशान कर सकता है, चाइना अपनी आइडियोलॉजी यूके के टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रोपोगेट कर रहा है। उसने अभी तक यूके की यूनिवर्सिटीज में 24 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें एडिनबरा यूनिवर्सिटी तो नंबर 1 पर आती है। और एग्जैक्टली इसी चाइनीज ओवर डिपेंडेंस के लिए सुनक गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और इसीलिए यूके यहां पर चाइना का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है जो इंडिया हो सकता है, क्योंकि चाइना का इंडिया हर टर्म्स में एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है, फिर चाहे बात हो मैन्युफैक्चरिंग हब होने की या फिर एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट होने की। एंड नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट रीजन फॉर यूके's इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडिया इज देयर ड्विंडलिंग इकोनॉमी। 2020 के शुरुआत से ही यूके की इकोनॉमी अपने डिक्लाइन पर है। वहां इन्फ्लेशन 6.8% पर है, यानी कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि वहां 30 रुपए किलो मिलने वाला प्याज 1.24 पाउंड्स के सिर्फ 4 पीसेस मिल रहे हैं, यानी कि वहां पर आज 130 रुपए के सिर्फ 4 प्याज मिल रहे हैं। दही वहां पर किलो 224 रुपीज हो गया है, पेट्रोल 149 रुपीज, और इनफैक्ट इस लिस्ट में आप खुद ही देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सब कुछ डबल के भाव का हो चुका है। आज यूके की इकोनॉमी पर इतना कर्ज जमा हो चुका है कि उनके नेशनल इनकम का 100% कर्ज में ही जा रहा है। सिंपली कहूं तो यूके की जितनी भी कमाई हो रही है, यानी कि लेट्स से 100 रुपीज, तो एग्जैक्टली उतने का ही उनके सर पर रेगुलर कर्ज है। आज सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि उनके बड़े बड़े सिटीज, यहां तक कि बर्मिंघम भी खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, और सेम हालत है वहां की जनता की भी। ब्रिटेन का करंट आंकड़ा यह है कि वहां पर 118,850 सिटीजंस ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अब सवाल यहां पर आता है कि इंडिया यहां पर एग्जैक्टली कैसे मदद करेगा। अगर IMF की माने तो इस साल यूके की इकोनॉमी केवल 0.4% ही ग्रो होने वाली है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी 6.1% से ग्रो कर रही है। और इसीलिए यूके के ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया उनके लिए एक रे ऑफ होप है, क्योंकि 2020-21 के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया यूके का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI है। प्लस फिनटेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज जैसे की फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में तो इंडिया वहां का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। इंडियंस यूके में 65,000 कंपनीज ओन करते हैं, जिसमें से 654 कंपनीज का एनुअल टर्नओवर 1 लाख पाउंड से ज्यादा है। एंड हेंस इंडिया की इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2023 को यूके की बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी केमी बैडेनॉच ने अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन लॉन्च किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है डबल द ट्रेड विद इंडिया बाय 2030। और इसी ट्रेड को डबल करने के लिए यूके गवर्नमेंट इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहती है। FTA को सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कंट्रीज एक दूसरे को अपने मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस देते हैं विद लेसर रिस्ट्रिक्शंस ऑन टैक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। इससे दोनों भी कंट्रीज के ट्रेडर्स फ्रीली आपस में ट्रेड कर पाते हैं। अब यूके इस FTA को इंडिया के साथ ही इसीलिए साइन करना चाहता है क्योंकि देखो, S&P ग्लोबल, मॉर्गन स्टैनली, IMF जैसे कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ये प्रेडिक्शंस है कि इंडिया साल 2030 तक दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। प्लस डेलॉइट के रिपोर्ट के मुताबिक तो इंडिया 2020 में ही लार्जेस्ट मिडिल क्लास कंज्यूमर मार्केट बन चुका था, और 2030 तक तो इसी इंडियन मिडिल क्लास मार्केट की स्पेंडिंग कैपेसिटी $13 ट्रिलियन हो चुकी होगी। अब क्योंकि इंडियंस की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, यहां पर नॉलेज और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स की डिमांड भी हाई होगी। इस सेक्टर में इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्किल्स जैसे सर्विसेज आते हैं। इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यूके इंडिया के साथ FTA करना चाहता है। नाउ FTA होने से दोनों कंट्रीज के गुड्स पर 90% से ज्यादा का टैरिफ हट जाएगा, एंड हेंस प्रेडिक्शंस है कि दोनों कंट्रीज के बीच का ट्रेड $20.36 बिलियन से 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब आज जो 600 यूके की बड़ी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती है, उनको कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए टैक्सेस कम या फिर नहीं देने पड़ेंगे। एंड नॉट जस्ट दिस, सुनक गवर्नमेंट के लिए ये डील उन्हें अपकमिंग इलेक्शंस में दोबारा जिता भी सकती है। असल में अंदरूनी बात यह है कि उनके पार्टी ने 2020 में ब्रेक्सिट करवाया था, यानी EU को छोड़ा था, और इससे उनका 28 कंट्रीज के फ्री मार्केट का एक्सेस एक झटके में टूट गया और उनकी इकोनॉमी फ्री फॉल पर चली गई। इसे लेकर गवर्नमेंट को काफी बैकलैश मिला, बट इंडिया से FTA इस गैप को भरने में यूके की मदद कर सकता है। अब फ्रेंड्स, यहां पर इंडिया के लिए कोई लॉस नहीं है। देखा जाए तो इंडिया को भी FTA डील से उतना ही प्रॉफिट मिलने वाला है जितना कि यूके को मिलेगा। ये FTA डील होने से इंडिया के जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स, फुटवेयर, IT, ITES, नर्सिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर में एक्सपोर्ट काफी बढ़ जाएगा। प्लस इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज जैसे कि UNSC की परमानेंट सीट की डिमांड और चाइना के अगेंस्ट इंटरनेशनल सपोर्ट, ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। रिसेंटली यूके ने UNSC में रिफॉर्म्स की मांग की थी और परमानेंट सीट मेंबर्स में
इंडिया होना चाहिए इस पर पुश किया। और इंटरनेशनल फोरम्स में भी चाइना के खिलाफ यूके हमारा साथ देगा, जैसे गलवान के वक्त यूके ने चाइना के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब यहां पर यह सवाल आता है कि फिर भी इंडिया इतना एक्साइटेड क्यों नहीं है, हां क्यों नहीं बोल रहा है एक ही झटके में। इंडिया को इतने फायदे होने के बाद भी हम इस कोऑपरेशन को क्यों टाल रहे हैं? वेल, इसके 4 मेजर कारण हैं। पहला है खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म। इंडिया चाहता है कि यूके गवर्नमेंट खालिस्तानीज को सपोर्ट बिल्कुल भी ना करे। इसी साल 19 मार्च को कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट ने इंडियन हाई कमीशन इन लंदन पर अटैक्स किए थे। इस अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया की तरफ से यह क्लियरली कहा गया कि अगर यूके को FTA डील करना है ना, तो उनको ऐसी प्रो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करना बंद करना होगा। अब इंडिया ये बात डायरेक्टली इसीलिए कह रहा है क्योंकि यूके पॉलिटिक्स में भी प्रो खालिस्तानी कम्युनिटी एक मेजर वोट बैंक का रोल प्ले करती है, और इसीलिए वहां की गवर्नमेंट्स उन खालिस्तानी ग्रुप्स को फ्रीली रेफरेंडम और रैलीज कंडक्ट करने की परमिशन देती है। दरअसल प्रो खालिस्तान ग्रुप के 6 और एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले पाकिस्तानी ग्रुप्स का नंबर काफी बढ़ चुका है, एंड बेसिकली इनके वोट्स यूके में किसकी गवर्नमेंट होगी और किसकी नहीं होगी ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनका पॉपुलेशन 5,20,000 है, जो 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्ट्रॉन्ग होल्ड वोटिंग शेयर होल्ड करते हैं, एंड हेंस पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें अपीज करने में लगी हुई होती है, और वो भी इस लेवल तक कि साल 2016 के इलेक्शंस में जीतने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के डेविड कैमरॉन ने वर्ल्ड वाइड बैंड खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन को शुरू करने की परमिशन तक दे दी थी। इसी को लेकर इंडिया यूके को टाल रहा है। और जी हां, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यूके के पीएम सुनक ने इस बार ये विचित्र स्टेटमेंट क्यों दिया कि वो अपने जमीन पर इंडिया के खिलाफ एक्सट्रीमिज्म नहीं रहने देंगे। अब इस स्टेटमेंट से क्या इंडिया अपना स्टैंड यूके के प्रति बदलेगा? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। अब समझते दूसरा रीजन जिसके वजह से इंडिया ये लुक्रेटिव डील टाल रहा है। सो वो है फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स यानी भगौड़ों को यूके की पनाह मिलना। सो बात कुछ ऐसी है ना, इंडिया और यूके ने साल 1992 में एक्सट्रैडिशन ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत दोनों कंट्रीज ने अपने देश के भागे हुए क्रिमिनल्स को आपस में एक्सचेंज करने पर एग्री किया था। मगर वहीं पर यूके ने सिर्फ एक ही ऑफेंडर को आज तक इंडिया वापस भेजा है। इंडिया ने कई बार विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे ऑफेंडर्स को इंडिया में जल्द से जल्द एक्स्ट्राडाइट करने की मांग की है, बट यूके हमेशा से टालते ही आया है। अब इंडियन ऑफेंडर्स यूके में इसीलिए भागते हैं क्योंकि फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स को इंडिया और यूके लॉ प्रोसीजर्स की सिमिलैरिटीज के बारे में मालूम है। दोनों देशों में केसेस सालों साल चलते हैं, और सपोज यूके में वो ऑफेंडर दोषी पाया भी गया तो उसको पता होता है कि यूके वापस उसको इंडिया नहीं भेज सकते, क्योंकि यूके यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का सिग्नेटरी है, और ये कन्वेंशन ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको एक्स्ट्राडाइट करने पर उसे टॉर्चर या डेथ पेनल्टी दी जाएगी ड्यू टू पॉलिटिकल मोटिव, तो फिर उसका एक्स्ट्राडिशन हॉल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली इसी लूपहोल का फायदा विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे क्रिमिनल्स भी उठा रहे हैं। अब ये तो फिर भी आपने सुने हुए नाम है। यूके के इस पॉलिसी लूपहोल के वजह से आज लगभग 5,500 इंडियंस सिर्फ पिछले 10 सालों में यूके में पॉलिटिकल असाइलम के लिए गए, एंड हेंस इस मुद्दे पर इंडिया यूके से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहता है। इसके बाद तीसरा मुद्दा जिस पर इंडिया अड़ा हुआ है वो है नंबर ऑफ वीजा अप्रूवल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया यूके का सेकंड लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर है, और वहां पर 654 इंडियन कंपनीज अभी ऑपरेट कर रहे हैं। ये कंपनीज मोस्टली अपने एक्सपीरियंस्ड और सीनियर एम्प्लॉयज को लंदन रीएलोकेट करती है, बट यूके गवर्नमेंट पिछले कई सालों से इस वर्किंग कोटा को बढ़ा ही नहीं रही। सो होता यह है कि इंडिया सिर्फ एक साल में रफली अराउंड 2.8 मिलियन लोगों को यूके भेजता है, बट अभी हुआ ये कि यूके में ऐसा सेंटिमेंट उठा है कि इंडियंस का काफी ज्यादा इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, और इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने कैप लगाने की बात कर दी है। यूके ने ये क्लियरली कहा कि वो और लोगों को अपने कंट्री में जगह नहीं देना चाहते, और इसी को रिलैक्स करने की डिमांड इंडिया कब से कर रहा है, और यूके इस कोऑपरेशन को डिनाई कर रहा है। अब फ्रेंड्स, FTA को लेकर इंडिया के सिर्फ 2 मेजर कंसर्न्स हैं। पहला, क्योंकि यूके अपने ज्यादातर गुड्स चाइना से इंपोर्ट करता है, तो कल को ऐसा ना हो कि FTA साइन होने के बाद यूके उन सभी चाइनीज गुड्स पर मेड इन यूके का टैग लगाकर सारे गुड्स इंडिया में डंप करे, जिससे चाइनीज गुड्स बिना टैरिफ्स के इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट में फ्लड हो जाए। और दूसरा कंसर्न ये है कि इंडिया अपने कुछ की इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स नहीं हटाना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉटिश विस्की हो गया, और ऑटोमोबाइल्स पर भी टैक्सेस को कम नहीं करना चाहता। अब अगला कंसर्न ये है फ्रेंड्स, जो आपको पता भी होगा, इंडियन गवर्नमेंट अपने कल्चरल हेरिटेजेस
को वापस देने की डिमांड कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो अब अपने आर्टिफैक्ट्स को वापस लेने के लिए प्रॉपर डिप्लोमेटिक कैंपेन भी चालू कर दी, जिसके तहत वो कोहिनूर से लेकर हर चीज को वापस मांगने वाले। तो अगर यूके गवर्नमेंट उन सारे डिमांड्स को पूरा करे तो देयर आर हाई चांसेस कि इंडिया यूके टाइज स्ट्रांग हो सकते हैं भविष्य में। सो फ्रेंड्स, अब इस पूरे मुद्दे को खोलकर आपके सामने रख दिया, तो आपको क्या लगता है, इंडिया जो स्टैंड यहां पर ले रहा है क्या वो सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना अपनी ओपिनियन। अगर मेरी मानो तो मेरे हिसाब से इंडिया को ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना काफी जरूरी था, क्योंकि अगर हम अपने इंटरेस्ट को इस तरीके से असर्टिवली नहीं रखेंगे तो वेस्टर्न पावर्स हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर, आप बिलीव नहीं करोगे, बट आज से 30 साल पहले ही हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर सकते थे, लेकिन इन वेस्टर्न पावर्स की वजह से हमें इतना डिले फेस करना पड़ा। नाउ क्यों चंद्रयान 3 मिशन 30 साल डिले हुआ, इसे मैंने बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जो बेसिकली एक अनटोल्ड स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ भारतीय। सो इसे क्लिक करके डू चेक इट आउट। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को फन बनाने के लिए फेलो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक जरूर करना और इसे शेयर करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, जय हिंद।